तो सेंट्री के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंट्री जो है नेगेटिव जोन में जाने की तैयारी करता है, क्योंकि उसको पता चलता है वॉइड के ज़रिए कि उसको जिस जर्नल की तलाश है, जिसके पास उसकी मेमोरीज़ के कुछ हिस्से हैं, वो नेगेटिव जोन के अंदर कैद है। और उसको सेंट्री ने ही कभी कैद किया था, लेकिन सेंट्री की मेमोरीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मिटते जा रही हैं और वो भूलते जा रहा है। और लेकिन वो मेमोरीज जो वो भूलते जा रहा है वो वॉइड को याद है। इसी तरह वॉइड जो है उसको हिंट देता है नेगेटिव जोन में जाने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि सेंट्री के जो है नेगेटिव जोन में जाने के बाद पावर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती हैं। वो यहाँ पर जितना ज़्यादा ताकतवर होता है नेगेटिव जोन में जाने के बाद वो उतना ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है। तो सेंट्री जो है वहाँ नेगेटिव जोन जाने के लिए एक साथी चुनता है अपने लिए, ताकि जब वो कमज़ोर पड़ जाए तो वो उसकी मदद कर सके। तो वो अपने पुराने दोस्त द इनक्रेडिबल हल्क के पास जाता है और हल्क भी उसको देख के फ़ौरन खुश हो जाता है और वो बोलता है कि तुम मुझे जहाँ लेके चलोगे मैं चलूँगा, बस मुझसे ये वादा करो कि वहाँ पर वो शैडो मैन वॉइड नहीं होगा। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वॉइड वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो मेरे घर के बेसमेंट के अंदर अच्छी तरह लॉक्ड है और उसको तो मैं खुद अभी चेक कर आया हूँ, तो उसके वहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हल्क फौरन जो है सेंट्री के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो दोनों नेगेटिव जोन के अंदर जाते हैं और जब वो जर्नल से पूछताछ करने जा ही रहा होता है और जब जर्नल उसको बताने ही वाला होता है तो हम देखते हैं कि उसको आके जो है वॉइड मार देता है। और यहाँ सेंट्री हल्क सब एकदम शॉक्ड हो जाता है कि वॉइड यहाँ पे कैसे आ गया, क्योंकि हमें ये बात पता है कि वॉइड जो है उसके बेसमेंट में एक वॉल के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉक्ड है, तो वो यहाँ पे कैसे आ गया किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही। और दूसरी तरफ वहाँ पे सेंट्री की पावर्स भी कमज़ोर पड़ गई। सेंट्री अपने घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं रहा नेगेटिव जोन आने के बाद। और वॉइड जो है इस बात का फ़ायदा उठाता है और हल्क को जो है बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि वो हल्क के जिस्म के अंदर की सारी हड्डियों को चकनाचूर कर देता है। यहाँ से फिर हल्क और सेंट्री वापसी अपने घर पे आते हैं, जहाँ पे हल्क जो है सेंट्री के पास ही कुछ दिन रुकता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर इन्हीं बीच हम देखते हैं कि सेंट्री के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कर्नीलियस, वो उससे बहुत सारा के सवालात कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सेंट्री जो है आजकल वॉइड के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है। लेकिन एक दिन जब डॉक्टर कर्नीलियस अपने घर वापसी जाते हैं तो उनको एक विलन हैमर हेड मिलता है घर पे आके, जो कि ये बताता है कि वो सेंट्री का बहुत पुराना दुश्मन है और सेंट्री ने उसके काम में बहुत बार टांग अड़ाई है। तो वो डॉक्टर कर्नीलियस को यही बोलते हैं कि तुम जाओगे और पता करोगे कि वो वॉइड जो है अच्छी तरह लॉक्ड है या नहीं, क्योंकि वो वॉइड मुझे पहले भी बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मैं ऐसे जाके उससे ये नहीं पूछ सकता कि वॉइड कहाँ है, वॉइड क्या कर रहा है। मैं जो हूँ अपने एक पूरी सीरीज़ चल रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप ले रहा हूँ। अगर मैंने इसमें थोड़ी भी जल्दी करी तो जो मैंने इतने महीनों से करी है वो सब ज़ाया हो जाएगी। लेकिन हैमर हेड बोलता है कि अगर तुम अपनी बच्ची प्यारी है, अपनी बीवी प्यारी है, तो तुम्हें ये सब करना होगा। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर एक दिन दोबारा सेंट्री का एक नए सेशन के लिए जाते हैं तो सेंट्री के जाने के बाद उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लॉक है वो वहाँ पे डॉक्टर के पास आता है और वो हम देखते हैं कि वो डॉक्टर को कुछ बताना चाह रहा होता है जिसकी परमिशन उसको नहीं होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लॉक जो है अपने ही प्रोग्राम से खुद लड़ रहा होता है ताकि वो डॉक्टर को किसी ना किसी तरह उस बेसमेंट में ले जाए जहाँ पे वॉइड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब उस बेसमेंट का दरवाज़ा खुलता है तो डॉक्टर कर्नीलियस बिल्कुल हैरत में रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जहाँ पे सेंट्री और वॉइड बैठ के बातें क्या करते थे वहाँ पे सिर्फ एक ही चेयर रखी हुई है और उसके सामने शीशा रखा हुआ है। अब आगे हम यहाँ से देखते हैं कि डॉक्टर कर्नीलियस जो है उसी प्लेग्राउंड के अंदर हैं जहाँ पे वो भागते हुए गए थे, जो हम पिछले इश्यूज से देखते हुए आ रहे हैं, जिसका हमें थोड़ा थोड़ा फ्लैश दिखाया जा रहा है, यानी कि ये आगे वाली कहानी अब आएगी। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है उस पार्क के अंदर हैं और हर तरफ आग ही आग लगी हुई है और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं हमें कि मेरा नाम डॉक्टर कर्नीलियस वॉर्ड है और मैं काफ़ी सालों से जो हूँ सेंट्री का एक थेरेपिस्ट बना हुआ हूँ और उसको जो है दुनिया रॉबर्ट रेनॉल्ड के नाम से जानती है, सेंट्री के नाम से जाती है, यहाँ तक कि उसको वॉइड के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे कंधों पर एक काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा बोझ रहा है कि एक ऐसे पेशेंट को देखना जिसके पास इतनी ताकत है कि वो पूरे के पूरे 6 बिलियन लोगों को इस दुनिया से मिटा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब सवालात और जवाबात के बीच मुझसे कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई है। और हम दूसरी तरफ देख रहे होते हैं कि जैसे ही कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होता है डॉक्टर कर्नीलियस के सर पे जो है किसी ने गन रखी हुई होती है और अगर आप उसका हाथ देखें तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कौन है। फिर हम यहाँ से 5 डेज़ आगो पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब हम अपनी उस स्टोरी पे आ गए हैं जहाँ पे डॉक्टर ने वो शीशा और वो चेयर देखी थी। तो डॉक्टर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये देखने के बाद काफ़ी हैरत में होते हैं और क्लॉक डॉक्टर से यही बोल रहा है कि डॉक्टर वॉर्ड आपके जो है हार्ट बीट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या आपको कुछ और चाहिए, क्या ग्रीन टी वगैरह आपको चाहिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं क्लॉक, तुमने आज यहाँ पे जो मुझे दिखाया है उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में हूँ, क्योंकि मैं तो आज तक ये समझ रहा था कि वॉइड नाम का मॉन्स्टर जो है इस बेसमेंट के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक कुर्सी और एक शीशा रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है क्लॉक को बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो अपने खुद प्रोग्राम से फाइट की है ताकि तुम मुझे ये सब दिखा सको, तो क्या तुम अब सही से काम कर रहे हो। तो क्लॉक बोलता है कि डॉक्टर अब मैं बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ज़रूरी था और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साथ में ये भी बोल रहे होते हैं कि मैं इतने टाइम से जो मेहनत कर रहा हूँ वो सब बेकार गई, क्योंकि मुझे तो असल बात पता ही नहीं थी। अभी जो मैंने चीज़ देखी है ये तो उस पूरी स्टोरी की काया ही पलट रही है।
तो क्लॉक बोलता है कि डॉक्टर अब आप इस बारे में क्या करेंगे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं रॉबर्ट को फेस भी कैसे करूँगा जबकि मुझे ये रियलिटी पता चल चुकी है। तो क्लॉक बोलता है कि डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, आज मैं उससे बात करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हम 4 डेज़ अगो पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर जो है उसकी वाइफ लिंडी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उससे सेंट्री वगैरह के बारे में पूछ रहे होते हैं कि वो आजकल कैसा है, तुम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा बन क्यों नहीं रही है, तुम लोग इतने अलग अलग क्यों रहने लग गए हो। तो लिंडी बोलती है कि मुझे नहीं पता, बस कि वो मुझसे अलग क्यों रहने लग गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो अपने सेंट्री वाले रूप को ज़्यादा पसंद करता है ना कि मुझे। और इतनी हम देर में देखते हैं कि उसका जो योगा टीचर होता है वो उसके पास आ जाता है और वो दोनों अपनी बातों में लग जाते हैं। हमें यहाँ से ये अंदाज़ा होता है और डॉक्टर को भी कि ये दोनों जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ ज़्यादा ही क्लोज होते जा रहे हैं। फिर हम शिफ्ट होते हैं 3 डेज़ अगो पे और हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है रॉबर्ट रेनॉल्ड के साथ एक और नया सेशन कर रहे हैं और उसमें हम दोबारा से वही सारे सवाल जवाब देख सकते हैं। तो रॉबर्ट बोल रहा है कि डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी मेमोरीज आहिस्ता आहिस्ता क्यों भूलते जा रहा हूँ। तो डॉक्टर पूछते हैं चलो अगर तुम अपनी मेमोरीज भूलते जा रहे हो तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, तुम्हारे कुछ टेस्ट लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि तुम किस हद तक अपनी मेमोरीज भूल चुके हो। तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुम उस दिन के बारे में मुझे बताओ जिस दिन तुम्हें वो फार्मूला मिला था, मतलब जिस दिन तुम्हें ये सारी पावर्स मिली, जिस दिन तुम ये इतने बड़े सुपर हीरो बने, मुझे उस दिन के बारे में कुछ बताओ। तो सेंट्री बोलता है कि मुझे सही तरह याद नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट और तुम्हें सही तरह याद नहीं है, ये मुझे बात हजम नहीं हो रही। तो फिर वो एक फ्लैशबैक दिखाते हैं उस कॉमिक बुक पेज के जरिए ही। तो सेंट्री बोल रहा है कि उस कॉमिक की वजह से मुझे कुछ सालों तक ऐसा ही लगता रहा कि वो जो मैंने सिरप पिया था वो एक पेट्रोलियम जेली की तरह टेस्ट करता था या किसी और तरह से। तो डॉक्टर बोलते हैं कि रॉबर्ट तुम्हें उस सिरम का टेस्ट याद है कि वो किस तरह का था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुमने उसको क्यों पिया था और वो तुम्हें कहाँ से मिला था। तो रॉबर्ट बोलता है कि नहीं डॉक्टर बात ऐसी नहीं है, वो मेरे ख्याल से एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट, जो कि लाइव ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे किया जाता है या फिर एनिमल्स वगैरह पे। तो रॉबर्ट बोलता है कि डॉक्टर मुझे नहीं पता, मैं सही तरह याद नहीं रख पा रहा हूँ, हो सकता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था, तुम उस वक्त कहाँ खड़े हुए थे, क्या कर रहे थे जब तुमने वो फार्मूला पिया। तो रॉबर्ट बोलता है 1 मिनट मुझे कुछ याद आ रहा है, हाँ मैं उस वक्त जो था एक फेयर ग्राउंड के अंदर था, वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था और वहाँ पे मैं कभी कभार अक्सर शाम के टाइम काम किया करता था जब मैं टीनेजर था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि तुमने इससे पहले किसी मेले के बारे में, किसी पार्क के बारे में कोई बात नहीं करी इतने सालों में। और डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो मुझे ये कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट नहीं लगता, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये एक इतना खतरनाक केमिकल जो है एक प्लेग्राउंड में रखा हुआ था, एक फेयर, एक मेला के अंदर रखा हुआ था। तो रॉबर्ट बोलता है कि डॉक्टर ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। तो रॉबर्ट बोलता है कि हो सकता है कि वो सिर्फ वहाँ पे ऐसे ही किसी ने रख दिया हो, मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा। तो डॉक्टर बोलते हैं यार तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें वो पावर्स किस तरह मिली। तो सेंट्री बोलता है कि वो पावर्स मुझे नहीं मिली बल्कि वो मेरे पास आई। तो डॉक्टर पूछते हैं वो कैसे। तो रॉबर्ट बताता है कि एक दिन ब्लू बेफलॉन नाम का एक विलन था जो कि उस पार्क में ही आ जाता है और हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबर्ट जो है एक मास्क पहन के उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। तो इस टाइम रॉबर्ट को अंदाज़ा होता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स वगैरह आ गई हैं। तो डॉक्टर इस बात पर भी कहते हैं कि ब्लू बेफलॉन, तुमने इसके बारे में भी आज तक कोई बात नहीं करी। तो रॉबर्ट बताता है कि वो तो बहुत सालों पहले ही मारा गया है और आप मुझसे इस तरह के सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे इस तरह के सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे इसी बात के पैसे देते हो, मैं तो इस सारी प्रॉब्लम की जड़ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है, डॉक्टर बोल रहे हैं, हो सकता है कि चाहते अनचाहते में तुमने ही अपने इस रास्ते में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स पैदा कर दिए हैं कि तुम वहाँ पे खुद पहुँचना ही नहीं चाहते हो। मेरे ख्याल से इन सब मेमोरीज के पीछे तुम्हारा ही कोई हाथ है, मतलब तुम ही जो हो खुद चाह रहे हो कि मैं वहाँ तक कभी पहुँच ही ना पाऊँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी ये जो पावर्स हैं ये काम किस तरह करती हैं। तो रॉबर्ट बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर ने मुझसे कहा था ये सम काइंड ऑफ फेस शिफ्टिंग थिंग है, मतलब जो एटम्स हैं इसके बॉडी के वो इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हैं, इसी वजह से इसकी पावर्स हैं ये। और उन्होंने ये भी बताया था साथ साथ मुझे कि मेरी ये जो पावर्स हैं एक तरह का फोटोसिंथेटिक रिएक्शन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब ये है कि मेरी पावर जो है सूरज की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं और बढ़ जाती हैं, और ये बात जो है वॉइड को भी पता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बात मुझे कुछ अजीब सी लग रही है, तुमने आज से पहले प्रोफेसर का इतनी बार जिक्र किया है लेकिन तुमने मुझे कभी उस प्रोफेसर का नाम नहीं बताया। तो हम वहीं देखते हैं जैसे ही डॉक्टर नाम वाली बात पूछते हैं रॉबर्ट फौरन गुस्से में उठ जाता है और बोलता है कि बस डॉक्टर आज बहुत हो गया, आपको इतने सारे सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि रॉबर्ट अभी हमारा सेशन चल रहा है, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो छोड़ के। लेकिन रॉबर्ट कुछ नहीं सुनता और कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर हम शिफ्ट होते हैं टुडे, जहाँ पे हम वही सीन देख रहे हैं कि डॉक्टर के सर पे किसी ने बंदूक रखी हुई है और वो हो ना हो वो वॉइड ही है। फिर हम शिफ्ट होते हैं 2 दिन पहले, 2 डेज अगो, और हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है हैमर हेड के पास आए हुए हैं क्योंकि हैमर हेड ने उनको एक काम पे लगाया हुआ था। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बार है यहाँ पे हर तरह के सुपर विलन्स हमें देख रहे हैं। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पीछे ऑक्टोपस वगैरह भी नजर आएंगे।
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हैमरहेड डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है कि तुमने हमारा काम किया या नहीं किया। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अचानक से नहीं पूछ सकता हूँ, ये बात मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ। और आज मैंने उससे कुछ ऐसे सवाल करे और उसको थोड़ा बहुत शक हो गया और वो बीच सेशन में से उठ के चले गया। तो हैमरहेड बोलता है कि ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वरना तुम्हारी फैमिली के साथ जो होगा वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या कहा, कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे तो मुझे इसके लिए गोली क्यों ना मार दो, मेरी पूरी फैमिली को क्यों ना मार दो, लेकिन ये याद रखना कि जिस पेशेंट के लिए मैं काम करता हूँ वो इस प्लेनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है, और अगर ये बात मैंने जाके उसको बता दी तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और ये बोलते हुए वो जो है हैमरहेड के पास से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा आंसर अभी भी वही रहेगा, सेंट्री जो है ऑफ लिमिट्स है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, इसका पता मैं कभी भी नहीं लगा पाऊंगा। हैमरहेड बोलता है कि डॉक्टर अपनी आवाज़ नीचे रखो। तो डॉक्टर पीछे मुड़ के बोलते हैं वरना क्या, तो मेरी फैमिली को मार दोगे, और वो वहाँ से ये बोल के चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि हैमरहेड को गुस्सा आता है और वो अपने लोगों को बुलवाता है ताकि उनकी फैमिली वगैरह को किडनैप कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो बाहर निकलता है तो उसकी गाड़ी जो है जल के राख हो चुकी होती है और वो ये देख के हैरत में आ जाता है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि जो क्लॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था वो डॉक्टर की मदद करने के लिए यहाँ पे आ गया होता है, और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने उस आदमी को परेशान करने की कोशिश करी है जो कि उस आदमी को संभाल रहा है, इसके पास इतनी पावर है कि वो इस दुनिया के 6 बिलियन लोगों को मार सकता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों को मार देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉर्थ अपने घर पे आ जाते हैं, अपनी बेटी वगैरह से मिलते हैं, और हम देखते हैं कि उनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती हैं। और हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब भी डॉक्टर वॉर्थ घर आते हैं तो वो अपनी बेटी के साथ सारी बातें शेयर करते हैं जो भी उनके साथ हुआ है। और वो यही सोच रहे हैं कि ये प्रोफेसर वाली कहानी पे मुझे कुछ ज़रा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये प्रोफेसर जो है ये भी इसका बनाया हुआ कहीं खुद का कैरेक्टर तो नहीं है कि ये हमें उलझाने के लिए ये इसने एक बनाया हुआ है, और हो सकता है कि ये फार्मूला तो कहीं और से ही मिला हो जो कि ये हमें नहीं बताना चाह रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इस बारे में सोचा ही जा रहा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ और समझ में भी नहीं आ रहा। फिर हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं अर्लियर टुडे, यानी कि जो हम सीन देख रहे थे पार्क वाला, ये आज का ही वही दिन है, यानी वो दिन आ चुका है जिसका आप सब इतने कॉमिक से इंतज़ार कर रहे थे कि ये सीन कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। तो अब हम उसी सीन की तरफ जा रहे हैं और ये उससे पहले का सीन है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर वॉर्थ सुबह सुबह उठते हैं, चाय वगैरह पी रहे होते हैं, और वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसमें सेंट्री की जो है हर जगह तारीफ़ें हो रही होती हैं, क्योंकि वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जगह जाके लोगों को बचा रहा होता है। और यहाँ पर अगर गौर करने वाली बात है तो हम यहाँ न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि सेंट्री ने आज जो है जाके 150 लोगों को बचा लिया है। लेकिन तभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि अचानक कहीं से खबर आती है कि आज कुछ ऐसा धमाकेदार हुआ है प्लेग्राउंड के अंदर कि वहाँ पे तकरीबन 150 लोग मारे जा चुके हैं और अभी और भी लोग मारे जा सकते हैं। तो इससे आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, कि यानी कि सेंट्री ने वहाँ पे 150 लोग बचाए हैं और यहाँ पे न्यूज़ आई कि यहाँ पे 150 लोग और मर गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। और हम वहाँ पे शिफ्ट होते हैं रॉबर्ट के घर पे, जहाँ पे हल्क सो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे लिंडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है। तो रॉबर्ट पीछे से आके बोलता है कि बेबी कोई परेशानी है। तो वो बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो वो बोलती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तो वो बोलती है कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, एक प्लेन क्रैश करके ब्रॉक्स में गिरा है जहाँ पे रेमोन रहता है। तो सेंट्री बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये रेमोन कौन है। तो लिंडी बोलती है कि रोमन जो कि मेरा योगा गाया, तुम उससे मिले तो थे, तुम कैसे भूल सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या वो ठीक है या नहीं। तो रॉबर्ट उसकी तरफ देख के बोलता है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ठीक ही होगा। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दोबारा डॉक्टर के साथ एक नए सेशन की तरफ, जहाँ पे सेंट्री और डॉक्टर के बीच सेशन चल रहा है। और सेंट्री आगे बोलता है कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि तुमने मेरे बारे में तो काफ़ी कुछ पूछ लिया, तो क्यों ना आज हम सेंट्री के बारे में तुम मुझसे कुछ पूछो, क्योंकि वो भी तो एक मेरा ही पार्ट है और हमने काफ़ी टाइम से सेंट्री के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं की। तो डॉक्टर उसकी बात काटते हुए बोलते हैं कि रॉबर्ट मैं आज तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुमने गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे में कभी कुछ सुना है। और उसको वो न्यूज़पेपर दिखाते हैं जहाँ पे एक तरफ लिखा होता है कि सेंट्री ने 150 लोगों को बचा लिया, और दूसरी तरफ ये लिखा होता है दूसरे न्यूज़पेपर में कि तुर्किश एयरलाइन जो है एक जगह आके क्रैश कर गई जिसकी वजह से 150 लोग मारे गए हैं। तो सेंट्री न्यूज़पेपर देखता है और बोलता है कि ये किस बारे में है। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मैंने सोचा था जब तुम स्कूल गए थे तो तुमने न्यूटन का थर्ड लॉ तो ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि है एवरी रिएक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब बहुत सारे फिलोसफर्स ये मानते हैं कि जो खुदा दे सकता है वो खुदा वापसी ले भी सकता है। तो डॉक्टर बोलते हैं तब क्या होगा अगर किसी इंसान के पास गॉड कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो गॉड देता है वो लेता है, और किसी इंसान के पास ये पावर आ जाए। क्योंकि एक हफ्ते पहले की बात है कि तुमने 152 पीपल्स को बचाया था जो कि एक हैर अंगेज तौर पे बच गए, क्योंकि एक फेरी जो थी तकरीबन पूरी तरह से डूब चुकी थी। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, यानी कि तुम पहुँच गए और वो सारे के सारे 152 लोग जिंदा बच गए। लेकिन उसके ही कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद ही पूरे के पूरे एग्जैक्टली 152 पीपल मारे गए एक तुर्किश एयरलाइन की क्रैश करने की वजह से। तो रॉबर्ट अपना सर झुकाते हुए बोलता है कि डॉक्टर हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी कि मैं एक वक्त में हर जगह नहीं हो सकता हूँ, और इसलिए मेरा क्लॉक मेरे पास हमेशा रहता है ताकि वो मुझे बता सके कि मुझे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन तुम 2 जगह पे एक वक्त में हो सकते हो, क्योंकि तुम ही तो सेंट्री और तुम ही तो वॉइड हो, तुम हमेशा यही तो कहते हो मुझसे।
तो यहाँ पे सेंट्री एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि डॉक्टर तुम बिल्कुल पागल हो गए, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे सेंट्री से बात करनी है, क्या तुम एक मोमेंट के लिए सेंट्री को यहाँ पे ला सकते हो, मुझे सेंट्री से ही कुछ बात करनी है। तो रॉबर्ट बोलता है कि नहीं, तुम उससे बात नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर बोलते हैं क्यों, मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो रॉबर्ट बोलता है कि क्योंकि वॉइड है। तो डॉक्टर बोलते हैं क्या मतलब वॉइड है, वॉइड तो बेसमेंट में अच्छी तरह से सेफली लॉक है ना, तो तुम्हें किस बात की टेंशन है। तो रॉबर्ट जो है एकदम अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर पूछते हैं कि हम सेव हैं ना, हम सच में सेव हैं या नहीं, मुझे ये तो बताओ। तो रॉबर्ट बोलता है कि हाँ हम सेव हैं, हमें कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि फिर मुझे सेंट्री से बात करने दो ना, मुझे उससे बात करनी है। फिर हम देखते हैं कि सेंट्री जो है अचानक पसीने पसीने हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, तुम सेंट्री से बात नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वो एकदम ग्लो करता है सेंट्री बनने के लिए, लेकिन वो नहीं बोल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो एकदम वॉइड में चेंज हो जाता है और बोलता है कि येस। और फिर हम देखते हैं कि वो येस नो यानी आधा सेंट्री और आधा वॉइड बना हुआ होता है। और वो बहुत बुरी तरीके से यही चिल्ला रहा होता है, कभी येस कभी नो, मतलब वो कभी वॉइड बन रहा है, कभी सेंट्री बन रहा है, कभी रॉबर्ट बन रहा है। और हम देखते हैं कि रॉबर्ट जो है ये इसी चक्कर में जो है उससे में उस बिल्डिंग का शीशा तोड़ता है और वहाँ से निकल के भाग जाता है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर भी जो है अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फ़ौरन निकल जाते हैं और लिंडी से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी घर जाओ, मेरी बीवी मरियम और मेरी बेटी केटी को जो है अपने घर पे यानी वॉच टावर पे ले आओ, और बाकी का जो काम है वो क्लॉक तुम्हें समझा देगा कि क्या करना है। मेरे पास अभी समझाने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। और फिर हम वहीं शिफ्ट होते हैं जो कि हमने पिछले कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे थे कि डॉक्टर आखिरकार ये किसके पास जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में, और वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस पार्क में घुस रहे हैं, जबकि वहाँ से सब भाग रहे हैं। और हम वहाँ देखते हैं कि पार्क के अंदर जो है सेंट्री की पिटाई हो रही है, वो इधर से उधर उड़ उड़ के जा रहा है और पूरा का पूरा पार्क जल चुका है। और जब हम देखते हैं डॉक्टर पार्क के अंदर घुसते हैं तो वहाँ पे रॉबर्ट बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि डॉक्टर अब आप घर जा सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ अंडर कंट्रोल है। तो रॉबर्ट बोलता है कि ये यहाँ पे जो था ब्लू बेफिलॉन आया था, यहाँ पे वो अटैक करने के लिए आया था, इसलिए मैं वहाँ से घर से आया हूँ, आप कुछ गलत नहीं समझेगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि रॉबर्ट तुम और मैं, हम दोनों ये बात जानते हैं कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और हम कुछ बात करें। तो रॉबर्ट एकदम चिल्लाता है कि डॉक्टर बस बहुत हो गया, अब मेरे करीब मत आना। तो डॉक्टर बोलते हैं कि यही वो वक्त है रॉबर्ट, यही वो वक्त है जहाँ पे तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा कि तुम आखिर में क्या हो, क्या तुम वो गॉड बनना चाहते हो या फिर एक ऐसा एनिमी बनना चाहते हो जो कि लोगों को डराए और लोगों को मारे। ये अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अब ये तुम्हें ही सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, अब जो तुम फैसला करोगे उससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। तो रॉबर्ट बोलता है कि बस बहुत हो गया डॉक्टर, अब अपना मुंह बंद कर लो, अब एक लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि अब आगे आने की कोशिश नहीं करना। लेकिन डॉक्टर जो है उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि रॉबर्ट मुझे पता है कि तुम मुझे शूट नहीं करोगे, क्योंकि अंदर ही अंदर सीक्रेटली जो हो तुम यही चाहते हो कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, तुम नहीं चाहते हो कि तुम किसी को मारो, तो प्लीज़ मुझे वो गन फ़ौरन से दे दो। लेकिन दूसरी तरफ हम जो देखते हैं वो देख के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हम देखते हैं कि रॉबर्ट के अंदर से वॉइड सेंचुरी दोनों चीज़ें अलग हो रही होती हैं और वो चीख रहा होता है कि तुम मुझे तोड़ के रख दोगे, तुम मुझे तोड़ रहे हो। और हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे डॉक्टर जो है पीछे उड़ के जाते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि सेंट्री जो है वो खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि डॉक्टर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए था। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे वॉइड खड़ा हुआ होता है और वो खुश हो रहा होता है और बोलता है कि हाँ आखिरकार इसने वो काम कर ही दिया जिसका मुझे इंतज़ार था। और वो चिल्लाता है गन उठाते हुए कि इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो डॉक्टर अपने हाथ ऊपर करते हैं और बोलते हैं ज़रा 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मुझे तुमसे कुछ जानना है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हम देखते हैं कि वो जो वॉइड है वो बोलता है कि मुझे पता है कॉर्नेलियस तुम्हें क्या बातें करनी है, तुम हमेशा से ऐसी टची बातें करते हो, मेरे दिल में घुसने की कोशिश करते हो और यही वजह है जो मुझे पागल करती है। और हम देखते हैं कि वॉइड जो होता है वो इस वक्त रॉबर्ट की शक्ल में होता है, जबकि हमने वॉइड को हमेशा एक अजीब सी शक्ल में देखा है, लेकिन यहाँ पे वॉइड रॉबर्ट की शक्ल में है और वो डॉक्टर के पास करीब आके बोलता है कि आओ डॉक्टर मैं अब तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, क्योंकि वैसे भी इसके बाद तो तुम अपनी कब्र में ही जाने वाले हो। सेंट्री जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो मेरे अंदर का मेरा हिस्सा नहीं है, ये हमेशा से मैं ही था, मैं हमेशा से वॉइड था। सेंट्री जो है वो एक अलग पर्सनैलिटी है। और वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंट्री खड़ा होता है और बोलता है कि वॉइड डॉक्टर से दूर हट जाओ, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि डॉक्टर ने आज यहाँ पे जो करा है वो उसको नहीं करना चाहिए था, वो मुझे सारी दुनिया के सामने ले आया है, मैं तो इस बात के इसको पैसे देता था कि ये मुझे अंदर रखे, लेकिन इसने तो मेरे साथ उल्टा ही कर दिया। मैं इसको हमेशा से पैसे देता रहता था ताकि ये वही सवाल पूछे जो मैं चाहता हूँ, लेकिन इसने आज जो किया वो गलत कर दिया, इसने हम दोनों को अलग कर दिया और अब मैं ही चूज़ करूँगा कि ये बचेगा या फिर ये मरेगा। और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर के सर पर गन रख देता है और डॉक्टर बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं। वॉइड जो है मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि अब उसके पास रॉबर्ट की शक्ल है, ये बात बहुत गौर करने वाली है। और वो बोलता है कि चलो रॉबर्ट एक गेम खेल के देखते हैं और तुम गैस करके बताओ कि ये डॉक्टर आज मरेगा या नहीं। और एक बात मुझे ये भी बताओ, क्या तुम एक स्पीडिंग बुलेट से ज़्यादा तेज़ हो या नहीं हो, क्या तुम एक चलती हुई गोली को रोक सकते हो या नहीं रोक सकते। डॉक्टर के सर पे बंदूक रखी हुई होती है और चला देता है।
और हम देखते हैं कि डॉक्टर अपने दिमाग में सब सोच रहे होते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है, मतलब वो यही सोचते हैं कि मैं एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं मर चुका हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरी आँख अब जन्नत में खुलेगी। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी वहाँ पे आँखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये बात मुझे नहीं पता थी कि सेंट्री जो है एक चलती हुई गोली से भी ज़्यादा तेज़ है। वो गोली उसने मेरे सर पर रख के मारी थी और फिर भी सेंट्री ने मेरी जान बचा ली। और हम देखते हैं कि सेंट्री ने जो थी वो चलती हुई बुलेट, यानी इतनी करीब से चलने वाली बुलेट, उसको अपने हाथ से रोक लिया होता है। तो सोच सकते हैं कि आप उसकी कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। और सेंट्री वो गोली फेंकते हुए बोलता है कि हाँ, इसका जवाब हाँ है और तुम ये हमेशा से जानते थे, तभी तुमने ये गोली चलाई। तो सेंट्री बोलता है कि तुम कभी डॉक्टर को मारना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तुमने अभी तक अपने दिल की बात तो उनसे कही नहीं है। तो वॉइड चिल्लाता कि नहीं, ये झूठ है, तुम एक बहुत बड़े झूठे हो, तुम तो असली हो भी नहीं, असली तो मैं हूँ। तो हम देखते हैं कि सेंट्री बोलता है कि अब जो है जीनी बोतल से बाहर आ चुका है। अब सबने देख लिया कि रॉबर्ट हमेशा से तुम ही वॉइड थे, जबकि तुम मुझे हमेशा ऐसा बनाते थे कि मैं रॉबर्ट हूँ, लेकिन रॉबर्ट हमेशा से तुम ही थे जिसके दिल में इतनी नफरत भरी थी, और मैं तुम्हारी अच्छाई था और तुम मुझे हमेशा से चाहते थे कि मैं बुरा बनूँ। तो वो चिल्लाता कि नहीं नहीं, ये सब झूठ है, तुम ही हमेशा से रोनाल्ड थे, तुम हो रोनाल्ड, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वॉइड चिल्लाना शुरू कर देता कि डॉक्टर इसकी बात नहीं सुने, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। तो सेंट्री बोलता है कि जाओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर डॉक्टर को बता दो, तुमने उनको क्यों नहीं मारा, फिर तुम चाहते तो उनको अभी मार सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझ के नहीं मारा, तुम ये बात अंदर ही अंदर जानते हो। तो डॉक्टर बोलते हैं कि सेंट्री तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सेंट्री समझाने की कोशिश करता है कि डॉक्टर, इस पागल आदमी के ऊपर आप फोकस करिए और सारी कहानी को समझने की कोशिश करिए। जो असली रॉबर्ट रेनॉल्ड था, जिसने वो फार्मूला पिया था इतने साल पहले, वो बना था असली में वॉइड, मतलब वो सेंट्री कभी बना ही नहीं था, लेकिन उसने हमेशा से ये बात एक सीक्रेट रखी थी और आज तक किसी को नहीं बताई थी। और वो बोलता है कि उसी ने जो है आपको एम्प्लॉय रखा था, ताकि आप कभी ना कभी इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आएँ और ये पूरी दुनिया के सामने जस्टिफाई कर सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके और अपना सीक्रेट हमेशा के लिए हिडन रख सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉइड ये सारी बातें सुन के चिल्ला रहा होता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, तुम चुप कर जाओ। और दूसरे पल वो सेंट्री के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि झूठ झूठ और सिर्फ झूठ। और हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। वो पूरे शहर के अंदर इधर से उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर ये देख के हैरत में रह जाता है और बोलते हैं कि ज़रा रुको। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो है वॉइड से निपटने के बाद आता है और बोलता है कि डॉक्टर, क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है? तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे आप कुछ समझ में आ रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा यकीन है, मुझे ये लगता है कि तुम दोनों जो थे एक सेपरेट एंटिटीज़ थे, सेंट्री और वॉइड, और आज जो मैंने सवाल तुमसे पूछे हैं उसकी वजह से तुम दोनों दोबारा से सेपरेट हो गए हो, मतलब इस बार सच में सेपरेट एंटिटीज़ हो गए हो। मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि रॉबर्ट ने मुझे शायद इसीलिए अपने पास रखा था ताकि मैं कभी ना कभी ये सच्चाई दुनिया के सामने ले आऊँ, और इस तरह जो है वॉइड, यानी ये सारी वॉइड की चलती है ताकि वॉइड ये साबित कर सके कि वो वॉइड कभी वॉइड था ही नहीं, असल में वो रॉबर्ट रेनॉल्ड था। मतलब आज तक जो भी वॉइड ने सारे काम किए हैं उसकी सारी जिम्मेदारी जो है रॉबर्ट रेनॉल्ड के ऊपर चले जाए। तो ये था वॉइड का मास्टरमाइंड जो कि उसने सोचा हुआ था, तभी उसने डॉक्टर को एम्प्लॉय रखा था यहाँ पे। तो सेंट्री बोलता कि जी बिल्कुल, और मैं अब समझ सकता हूँ कि उसने आपको क्यों हायर किया था, क्योंकि आप बहुत काबिल हैं इस मामले में। रॉबर्ट को जो चाहिए था वो उसको सीक्रेटली आखिरकार मिल ही गया, मतलब अब वो जब चाहे वॉइड बन सकता है और अब उसको किसी की परवाह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और अब उसके पावर्स भी बढ़ चुके हैं। और सेंट्री बोलता है कि उसका माइंड जो है एक रोलर कोस्टर की तरह हो गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, मतलब उसका माइंड बहुत ख़तरनाक हो चुका है। और अगर आप इस तरह के माइंड की मेंटेनेंस करना छोड़ दें तो डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें जंग लग जाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। सेंट्री बोलता है कि आप उसको ये नहीं समझे कि वो गुस्से में है, गुस्से वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं, लेकिन वो गुस्से में नहीं है, वो एक पागल है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे एक बात जाननी है, क्या तुम भी रॉबर्ट रेनॉल्ड ही हो? तो सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसका एक एस्पेक्ट ज़रूर हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि फिर ये बताओ कि तुम दोनों में से आखिरकार असली कौन है? तो सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर सच बताऊं तो ये सवाल मैं अपने आप से भी काफ़ी बार पूछ चुका हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं ना वॉइड, हम दोनों ही असल में नहीं हैं। मतलब ये सब जो है रॉबर्ट का ही करा धरा है, उसकी जो अजीब से डेल्यूजन उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। और रही बात मेरी, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो बताता है कि रॉबर्ट ने जो है हमारी असली ओरिजिन को छुपा के रखा था इतने टाइम तक, उसने कभी भी ये जाहिर नहीं करा कि मैं किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया। वो हमेशा से कहानियाँ जो था अपनी मर्ज़ी की बनाता था कि उसने कोई फार्मूला वगैरह पिया है, लेकिन जैसा कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, मुझे मेरा ओरिजिन याद आ चुका है। और हम देखते हैं कि वो अपना ओरिजिन जो सुनाता है वो भी एक कॉमिक बुक की शक्ल में सुनाता है, जिस तरह के हम कॉमिक बुक के इश्यूज़ पढ़ते हैं, तो वो सेंट्री भी अपना एक कॉमिक बुक इशू की तरह ही अपना ओरिजिन बताता है। और वो सुनाता है अपनी कहानी। मैं जो हूँ बीमार पड़ गया था, मतलब मैं से रॉबर्ट जो है बीमार पड़ गया था जब वो नया कॉलेज के अंदर गया था, और बोल रहा है कि वो जो था अक्सर बीमार रहता था और वो ज़्यादातर वक्त जो है कैंपस के काउंसलर के ऑफिस में ही बिताता था, और वो नई नई बीमारियों से, लंग्स वगैरह के डिसीज़ से बचने की पैम्फलेट्स वगैरह पढ़ता रहता था।
और वो बोलता है कि वो बच्चा जो था दिन पे दिन अजीब होता जा रहा था। मतलब रॉबर्ट जो है बचपन से अलग अलग रहने लग गया, वो अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ दोस्ती करने लग गया था, और उनमें से उसका एक दोस्त था जिसका नाम हॉवर्ड ब्लिस था, और वो जो था डॉक्टर का असिस्टेंट था। और सेंट्री बताता है कि जैसे कि उसने बड़े लोगों के साथ दोस्ती कर ली थी, तो बड़े लोगों के शौक भी बड़े होते हैं, मतलब वो लोग ड्रग्स और नशा वगैरह भी करते थे। तो इसी तरह उसको भी इस तरह की आदत लगना शुरू हो गई। रॉबर्ट ने भी जो है काफ़ी जगह से जाके नशे वगैरह करना शुरू कर दिए थे। और वो बताता है कि एक दिन इसी तरह वो जो है उस लैब का असिस्टेंट था उसका दोस्त, और वो एक दिन वो लैब का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, और रॉबर्ट को जो है नशे की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तो वो उस लैब के अंदर घुस गया और उसने बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स वगैरह उठा के देखना शुरू कर दिया। तो वहीं पे मेरे ख्याल में उसको वो फार्मूला मिला था जिससे वो इसके पास ये सारी पावर्स आई हैं, और उसने वो फार्मूला वहाँ से चुरा लिया। तो डॉक्टर पूछते हैं क्या उसको पता था कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रखा हुआ है। तो सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर ये बात आप अपने आप से ही पूछिए कि एक टीनेजर जिसका दिमाग का बहुत ज़्यादा मसले हैं, उसकी दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो एक ऐसा सब्सटेंस चोरी कर रहा है जिसको उसके बारे में नहीं पता, हो सकता है कि वो कोई पॉइजन भी हो सकता है कि वो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा कर दे, लेकिन फिर भी उसने वो वहाँ से चुराया है। सिर्फ उसकी एक ही वजह हो सकती है, क्योंकि उसको नशा करना था, और जब इंसान को नशे की लत लग जाती है तो उसको अच्छा बुरा सही ख़राब कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि उस बच्चे ने जो है उस फेयर के बाहर आके वो फार्मूला पी लिया था। और सेंट्री बताता है कि वो हमेशा से यही बात करता था रॉबर्ट कि उसको वो फार्मूला कहीं से मिला था, ही डिस्कवर्ड। लेकिन ये स्टोरी उसने इतनी कम बार सुनाई है कि अब उसको भी इस बात पे बिलीव होने लग गया था, वो अपना खुद का ही ओरिजिन भूलता जा रहा था। तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक मिनट ज़रा रुको, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये बात मुझे बताओ कि वो उस बेसमेंट की क्या कहानी है, क्योंकि वहाँ पे तो रॉबर्ट नहीं था, वहाँ पे तो तुम जाया करते थे और एक शीशे के सामने बैठ के बातें कर रहे होते थे। ये सब क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे खुदा के लिए। तो सेंट्री मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप ये खुद इमेजिन करिए कि एक आदमी जो इसका दिमाग ख़राब है और उसको ये बात पता है, लेकिन वो उसको संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। तो चाहे वो अपने आप से बातें क्यों ना करे, एक शीशे के सामने बैठ के। ये बात मुझे पता थी, मैं हमेशा से इस बात का प्रिटेंड करता था, मुझे ये बात पता थी कि वो एक शीशे के सामने बैठ के बातें कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने जो है वॉइड को कैद करके भी रखा हुआ था। एक यही वजह थी जिसकी वजह से उसको लगता था कि वॉइड कैद है। तो इसलिए मैं भी उसके साथ बैठ के वहाँ पे कुछ बातें कर लिया करता था, क्योंकि इसकी वजह से कम वो दुनिया तो सेफ थी जिसमें मैं रहता हूँ, और मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस दुनिया को बचाना, इस दुनिया की रक्षा करना, वो भी वॉइड से। और अगर इसके अंदर यही शामिल है कि मैं शीशे के सामने बैठ के बातें करूँ, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ अगर मेरी दुनिया सेफ रहे। और सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर ये बात आप अपने आप से ही पूछिए, जितने टाइम रॉबर्ट को ऐसे लगा कि वॉइड कैद में है, उतने टाइम कितने लोग इस दुनिया में जिंदा बच गए। मतलब अगर वो उतने टाइम बाहर होता तो इस दुनिया में कितने लोग मर चुके होते। तो क्या ये चीज़ सही नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम हमें बचा रहे हो। तो सेंट्री बोलता है कि अगर मैं वो नहीं करता तो आज यहाँ पे जो हुआ है वो पहले ही हो चुका होता। तो सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर अब आप मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इस तरह की कहानियाँ समझना आप जैसे डॉक्टर के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें और मैं जो आपसे कह रहा हूँ उस पर पूरा यकीन रखें। क्या अब आपको लगता है कि जो मैंने करा वो सही किया है। तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो सेंट्री बताता है कि अगर वो चाहता तो मुझे इस एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकता था, क्योंकि मैं तो कभी असली में था ही नहीं, असल में तो वो खुद वॉइड था। लेकिन मुझे, क्योंकि जैसा कि अब हम अलग हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये चाहता है कि वो मुझे ख़त्म कर दे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हो सकता है कि अब उसने अपने दिमाग के ऊपर से कंट्रोल करना छोड़ दिया हो, क्योंकि अब तुम लोग तो बिल्कुल अलग हो चुके हो। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से मुझे अब जाके यही बात पता लगानी चाहिए कि वो आखिरकार गया कहाँ है। आप अपनी फैमिली के पास चले जाइए जो कि वॉच टावर में आपका इंतजार कर रही है। मैं आपके साथ कम्युनिकेशन में बना रहूँगा क्लॉक के ज़रिए, और क्लॉक को भी सारी सिचुएशन जो है समझ में आ चुकी है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि ज़रा रुको, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। तो सेंट्री बोलता है कि मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ जो कि मुझसे ज़्यादा जानता है मेरे बारे में। और हम देखते हैं कि सेंट्री जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंटम सेंटोरम के पास आता है उनसे मिलने के लिए। और सेंट्री आगे पूछता है कि चलो बताओ स्टीफन, क्या तुमने कभी इस तरह कोई केस देखा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं देखा रॉबर्ट, क्या मैं तुम्हें ये बुला सकता हूँ। तो वो बोलता है कि सेंट्री जो है ठीक रहेगा, मुझे आप रॉबर्ट के नाम से ना ही बुलाएं। तब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि मैं शायद असली में भी रॉबर्ट हूँ या नहीं हूँ। मुझे पता लगाना कि आखिरकार मैं हूँ क्या मैं कोई आदमी हूँ, क्या मैं कोई सेपरेट एंटिटी हूँ, या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है इस दुनिया में, या फिर मैं शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ या नहीं करता। ये सब बातें अब आप मुझे बताएंगे। ये बात तुम अपने आप से ही पूछो स्टीवन, और बताओ तुम्हें यही बात नहीं पता कि तुम असली में हो भी या नहीं, तो तुम्हें कैसा लगेगा। और क्या हुआ अगर मैं सच में एग्जिस्ट करता ही ना हूँ। तो स्टीवन स्ट्रेंज जो है इसके दिमाग के ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि चलो पता लगाते हैं। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसके दिमाग के अंदर, यानी उसके अंदर उसकी जो सारी दिमाग की वगैरह की चीज़ें जो है उसके अंदर घुसे हुए हैं, और उसको बता रहे हैं कि ये तुम्हारा दिमाग है और ये तुम्हारा सारा एसेंस है, यानी कि जो भी कुछ तुम हम उसके अंदर हैं, और हम पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और बोल रहे हैं कि ये जो है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग है। तो सेंट्री पूछता है इस सब का क्या मतलब है। लेकिन हम इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में देख रहे हैं कि कोई और आदमी है या कोई और चीज़ है या कुछ भी है, बस हमें उसका यहाँ पर डायलॉग नज़र आ रहा है और वो बोल रहा है कि यू आर नॉट रियल, कि तुम असल नहीं हो।
और इस तरह हम स्टीवन स्ट्रेंज की और उसकी सारी बातें देख रहे हैं जो वो अपनी मिसिंग पार्ट्स के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हमें फिर थोड़ी थोड़ी देर में वो उसका आवाज़ आती है कि यू डू नॉट रियल, और ये उसके दिमाग के अंदर चल रहा है इस वक्त सेंट्री के। तो सेंट्री बोलता है इसका क्या मतलब है, क्या मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ? तो डॉक्टर बोलते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं है, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, ये वही जगह है जो एमा फ्रॉस्ट ने मुझे दिखाई थी या फिर रॉबर्ट को दिखाई थी। तो वो बोलते हैं तो तुम्हें ये जगह उसने क्यों दिखाई थी? वो बताता है कि ये मेरे दिमाग की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये कॉमिक बुक की तरह है और यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे पार्ट्स मिसिंग है। जब मैं यहाँ पे पहले आया था तो इतने ज़्यादा पार्ट्स मिसिंग नहीं थे। तो वहाँ पे हमें फिर वही आवाज़ आ रही होती है उसके दिमाग के अंदर कि तुम असल में नहीं हो। और तो रॉबर्ट बोलता है कि यहाँ पे हमारे साथ कोई और भी है, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और वो बोलते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी पुरानी मेमोरी से कोई एको वगैरह आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे कोई और हो ही नहीं सकता है। और वो पूछता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं असल में हूँ भी या नहीं, जिस डॉग के साथ मैं रहता हूँ, जो चीज़ें मेरी है वो मेरी असल में है भी या नहीं। तो फिर वही तीसरी आवाज़ आती है और वो बोलती है कि नहीं, तुम कभी थे ही नहीं, वो डॉग वो वाइफ तुम्हारी कभी है ही नहीं। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ज़रा एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे कुछ दिखा है। तो सेंट्री बोलता है कि क्या? डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई छुपी हुई मीनिंग्स दिख रही हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि क्या तुम ये पहचानते हो? तो बोलता है कि हाँ, ये तो मैं ही हूँ। जब मैं 9 साल का था मुझे कॉमिक बुक बनाना बहुत पसंद था। और वो बोलता है कि ओ माय गॉड, ये तो ब्लू बेफलॉन है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे मेरे ख्याल में समझ में आ गया इसकी सेंट्री, तुम जो उसकी आइडलाइज रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जो बचपन में रॉबर्ट जो चीज़ें बनाता था कॉमिक बुक्स वगैरह, उसके फॉर्मूले की वजह से वो सारी चीज़ें जो असल में आ गई हैं। मतलब वो जो सोचा करता था वो सब सामने आ गया है। कह रहा है इन सारी इमेजेस के नीचे एक ऐसा सच है जो कि सामने नहीं आना चाहता है। तो वो बताता है कि एमा फ्रॉस्ट ने भी मुझसे यही कहा था जब हम उसके साथ पहले आए थे, लेकिन आप यहाँ पर ढूंढना क्या चाह रहे हैं? बोलता है कि मैं वो तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एमा फ्रॉस्ट और तुम्हें भी नहीं मिला था पिछली बार, कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है तुमसे, इतना गहरा कि हो सकता है कि वो बात वॉइड को भी पता ना हो। ये रही, मिल गई। और हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग उनके सामने खुलती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये ही वो बिल्डिंग है जहाँ पे सेंट्री असल में बना था। तो सेंट्री बोलता है कि मैं इस जगह को पहचान गया हूँ, ये तो उन्हीं प्रोफेसर का बेस था। और कह रहा है इस जगह का नाम उन्होंने फैसिलिटी दिया था और ये मेरे ख्याल में वेस्ट वर्जीनिया के अंदर कहीं पे है। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें वहीं पे जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। लेकिन अचानक से डॉक्टर जो है उसके दिमाग पर अपनी उंगली हटा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। तो सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर क्या हो गया आपको, अचानक से आपने क्यों हाथ हटा दिया, हम तो जान रहे थे अपने बारे में। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके ऊपर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि सेंट्री, मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना, तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं कहूँगा बिना किसी सवाल जवाब के। जो बिल्डिंग हमने ढूंढी है वो गलत है, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं तुम्हारे माइंड के इतने डीप में गया। मेरी बात याद रखना कि तुमने जो देखा उसको भूल जाओ, तुम वहाँ पे बस मत जाना। मैं कह रहा हूँ तुम मेरी बात पे विश्वास करो और वहाँ पे मत जाना। तुम उस सारी बातों को जो हमने अभी देखी उन सबको भूल जाओ। तो सेंट्री बोलता है कि मैं कैसे भूल जाऊँ? तो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि एक बार मैंने देखा था कि किस तरह यूनिवर्स ख़त्म हुई और मैंने यहाँ तक कि गॉड्स की आंखों में भी फियर नज़र आ गया था जो कि सबसे बड़े और सबसे ऊपर हुआ करते थे। लेकिन मुझे तब भी डर नहीं लगा क्योंकि यूनिवर्स का ख़त्म होना एक कॉस्मिक बैलेंस है, क्योंकि जिस तरह जो चीज़ बनती है वो कभी ना कभी ख़त्म होती है। तो मैंने उसको देख के भी मुझे खौफ नहीं आया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि सेंट्री जो है वॉच टावर पे आके खड़ा हो जाता है और वो ये सब सोच रहा होता है कि ये सब क्या है, मतलब स्टीवन स्ट्रेंज मेरी मदद करते करते अचानक से पीछे क्यों हट गया और वो मुझे वहाँ जाने से क्यों मना कर रहा है। और साथ साथ वो तीसरी आवाज़ भी इसके दिमाग में अभी घूम रही है कि तुम सच में नहीं हो, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब इसको कोई उलझाने की, कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि रॉबर्ट जो है डॉक्टर वॉर्ड के पास आता है और डॉक्टर वॉर्ड बोलते हैं कि मैं अब कुछ टाइम यहीं रहूँगा, केटी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ फील कर रही है। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं है, वैसे भी वॉच डॉग को मैंने यहाँ बिठा दिया है जो कि आपकी हमेशा प्रोटेक्ट करता ही रहेगा। तो हम देखते हैं सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर मुझे वहाँ पर जाना होगा, जबकि मुझे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने वहाँ जाने से मना किया है। लेकिन मेरी मेमोरीज़ के कुछ फ्लैशबैक जो है मुझे अब नज़र आना शुरू हो गए हैं और मुझे उस बिल्डिंग के बारे में ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वहाँ पे क्या मिलेगा? तो सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो भी है मुझे उससे डर लग रहा है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि मुझसे जो मदद हो सकती है तुम मुझसे ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शायद वहाँ पे जाना चाहिए। और हो सके तो तुम अपनी बीवी से भी जाकर कुछ टाइम बात कर लिया करो, उसके साथ भी टाइम बिताया करो। तो सेंट्री बोलता है कि अगर वो मेरी बीवी है तो ही ना, मेरा मतलब ये है कि मुझे तो अभी पता ही नहीं है कि मैं सच में रॉबर्ट हूँ भी या नहीं, मैं एग्जिस्ट करता हूँ या भी नहीं। तो मुझे मेरे ख्याल में वहाँ पे जाना चाहिए ताकि मुझे पता तो चलेगा आखिरकार मैं हूँ क्या। लेकिन जब वहाँ से जा रहा होता सेंट्री तो डॉक्टर उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि सेंट्री मेरी बात सुनो। तो सेंट्री बोलता है कि डॉक्टर कर्नीलियस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ। अगर मैंने ये इसके लिए किया तो मुझे सबके लिए करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन सेंट्री बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि सेंट्री, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो मेरी एक ही बच्ची है, प्लीज़ तुम उसको ठीक कर दो, उसकी बीमारी को ठीक कर दो। मतलब यहाँ पे जो है डॉक्टर सेंट्री से ये बोलते हैं कि उसकी जो माजूरी है उसको ठीक कर दे। पता नहीं ये सेंट्री कर सकता है या नहीं, हमें ये बात नहीं पता, लेकिन वो डॉक्टर उसको बोल रहे होता है कि तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो।
और हम देखते हैं दूसरी तरफ सेंट्री जो है उस बेस की तरफ जा रहा होता है जो कि उससे उसको सिग्नल मिले थे, और हम देखते हैं साथ में उसका क्लॉक जो है वो भी उसके साथ जा रहा होता है, उसको कम्युनिकेशन के जरिए बता रहा होता है हर चीज़। और साथ में वो तीसरी आवाज़ भी पता नहीं वो कौन है कि यू आर नॉट अ हीरो, यू आर नॉट रॉबर्ट रेनॉल्ड, यू आर नथिंग, इस तरह की उसको चीज़ें बोल रहा था कि तुम मर्डरर हो, तुम कुछ भी नहीं हो। और हम देखते हैं सेंट्री जो है उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि क्लॉक, मुझे यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, क्या तुम हमारे कॉम यूनिट्स को चेक करोगे, हो सकता है कि ये वॉइड ही हो और यहाँ पे उसने कुछ ट्रिक्स वगैरह बिछाई भी हों। तो वो बोलता है क्लॉक के नेगेटिव सेंट्री, मुझे तो यहाँ पे कोई भी एडिशनल कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा है, तुम्हारा सिग्नल तो बिल्कुल क्लियर है। और बोलता है कि प्लीज़ सेंट्री तुम अपनी लोकेशन कंफर्म करके मुझे बताओ। और हम उसी वक्त देखते हैं कि उसका जो कम्युनिकेशन होता है वो एकदम बंद हो जाता है और सेंट्री उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है। तो हम देखते हैं सेंट्री यही सब सोच रहा होता है कि उसको ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल जब वो नेगेटिव जोन में गया था, मतलब उसको अलग अलग अकेला अकेला और कमज़ोर कमज़ोर महसूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल में खौफ है। और हम वो साथ में तीसरी आवाज़ देखते ही जा रहे हैं और सेंट्री जो है एक जगह पे कुर्सी पर आके बैठता है और आंखें बंद करके कुछ याद करने की कोशिश करता है। और वो तीसरी आवाज़ उसके दिल में यही बोल रही होती है कि ये सब झूठ है, इसको कबूल कर लो, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है आने का, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारा कोई डॉग नहीं है, ना तुम रॉबर्ट हो, ना तुम सेंट्री हो, ना तुम वॉइड हो, तुम यहाँ पे आ चुके हो। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पे आ चुके हो। तो सेंट्री बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो वही फिर वो आवाज़ और तेज़ होती है और बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है मैं। तो वो तीसरी आवाज़ बोलती है कि तुम सेंट्री नहीं हो। और हम देखते हैं कि रॉबर्ट यानी सेंट्री जो था वो अपनी अजीब सी हालत में हो गया, अचानक से उसके सारे कपड़े चेंज हो गए और हम देखते हैं कि वो उसके हाथ वगैरह बंधे हुए हैं और वो एक बिस्तर पे बैठा हुआ है जैसा कि वो कहीं का मरीज़ हो या कोई पागल हो। टू बी कंटिन्यूड।